नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। हमने पिछले वीडियो के अंदर महाजनपद काल कंप्लीट किया था। आज 10वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है उसका दूसरा भाग अपन करते हैं, प्रमुख राजवंश। देखिए, अपने इस 10वीं कक्षा के जो भाग बी है उसके अंदर पहला आपके आया हुआ है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में आपके आया हुआ है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में आपके आया हुआ है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद में आया हुआ है आपके गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद में आपके वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद में आपके पाल वंश। फिर राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बाद में आपके आया हुआ है प्रतिहार वंश, जिसे अपन गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। प्रतिहार वंश के बाद में आपके आया हुआ है चोल वंश। चोल वंश के बाद में आपके आया हुआ है पल्लव वंश। और पल्लव वंश के बाद में आपके आया हुआ है चालुक्य वंश। ये सभी वंश आपके इस दूसरे पार्ट के अंदर है, लेकिन मुख्य रूप से अपन चर्चा करेंगे मौर्य वंश की करेंगे, गुप्त वंश की करेंगे, चोल वंश की करेंगे और चालुक्य वंश की करेंगे। इन सभी की चर्चाएं अपन मुख्य रूप से करते हैं। आज इसका पहला पार्ट लेते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, मौर्य वंश के प्रमुख शासक आ जाएंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा जिसके अंदर केवल महान अशोक की चर्चा करेंगे, और इसके तीसरे पार्ट के अंदर जो यहाँ पर इनका प्रशासन चलता था उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर अपन मौर्य वंश की चर्चा करते हैं। मौर्य वंश के अंदर जो आपके पहला शासक आता है वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखते हैं तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक का है। अब देखो, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के शासक गणनंद को पराजित किया। 25 वर्ष की आयु में गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के शासक गणनंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगर प्रश्न आ जाए मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और किसकी सहायता से की? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। और पराजित किसको किया? मगध के शासक गणनंद को। ये गणनंद नंद वंश का शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था। 305 ईस्वी पूर्व में एक सीरिया का शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। वो पहले सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और कौन से क्षेत्र का था? सीरिया का। तो सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और इन दोनों के बीच एक संधि हुई। सीरिया के शासक सेल्यूकस
निकेटर को पराजित किया। और इन दोनों के बीच में किसके, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई 303 ईसा पूर्व के अंदर। ये 303 ईसा पूर्व के अंदर एक संधि होती है। जब सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। कितने हाथी दिए? 500 हाथी। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 3 क्षेत्र दिए। पहला था अफगानिस्तान, दूसरा है बलूचिस्तान और तीसरा है पूर्वी सिंध प्रदेश। ये तो इसने पहला क्षेत्र दिया हार जाने के बाद में। और दूसरी चीज, अपनी पुत्री हेलेना, जिसका एक और नाम आता है कार्नेलिया, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो 2 काम किए। सबसे पहले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध प्रदेश दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ में करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। हेलेना के विवाह के समय इसके गुरु चाणक्य ने एक शर्त रखी थी कि हेलेना का पुत्र कभी भी भारत का शासक नहीं बनेगा। हेलेना का पुत्र कभी भी भारत का शासक नहीं बनेगा। इसका पुत्र का नाम आता है जस्टिन। जस्टिन बिंदुसार से बड़ा था। अगला शासक आएगा बिंदुसार, तो जस्टिन बिंदुसार से बड़ा था, लेकिन जस्टिन शासक नहीं बना। चलो अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की तीसरी बात आती है, इसका विस्तार, चंद्रगुप्त के शासन का विस्तार। तो ये यहां पर कांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, बिहार, गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र, और एक बंगाल क्षेत्र, ये इसके राज्य का विस्तार था आपके चंद्रगुप्त मौर्य का। एक ग्रंथ के अनुसार एहनानुरू और मुर्नानुरू, ये 2 ग्रंथ है तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। एहनानुरू और मुर्नानुरू के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किए। तो एहनानुर और मुर्नानुर ये तमिल ग्रंथ है, इसके अनुसार दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। तो ये उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। किस ग्रंथ से पता चलता है? एहनानुरू और मुर्नानुरू ग्रंथ से। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज नाम का यूनानी राजदूत आया था। वो किस काल के अंदर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंदर। इसने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इसका क्या नाम है? इंडिका। मेगस्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। 298 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट त्याग करके जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म की दीक्षा उसने भद्रबाहु से ली थी। जैन धर्म की शिक्षा उसने भद्रबाहु से ली थी। और श्रवणबेलगोला जो मैसूर कर्नाटक के अंदर है वहां चला गया और सलेखना या संथारा पद्धति से अपना देह त्याग कर दिया। तो 298 ईसा पूर्व जैन धर्म की दीक्षा लेकर जैन धर्म की दीक्षा इसके गुरु हुए थे भद्रबाहु, इनसे ली थी। और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में। सलेखना या संथारा पद्धति से देह त्याग दी। ठीक है, तो सबसे एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। विस्तार कहां कहां पर था? कांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, बिहार, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और बंगाल। तो लगभग उत्तर भारत पूरा हो गया। अहनानूर और मोनानूर दो तमिल ग्रंथ है, इसके तहत अपन कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला उत्तर भारत का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके काल में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी, किससे ली थी? भद्रबाहु से। और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है वहां संथारा या सलेखना पद्धति से देह त्याग कर दिया। यह तो होता है अपने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। इसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार का समय 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। दूसरा शासक है आपके बिंदुसार। इस बिंदुसार का समय रहेगा 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक। बिंदुसार के बारे में अपने को ज्यादा बात याद नहीं रखनी है। बिंदुसार के बारे में 2-3 बातें हैं। सबसे पहले है इसके नाम। इसके 3 नाम सामने आते हैं। पहला नाम है एमित्रोचेटस। इसका दूसरा नाम आता है भद्रसार। पहला नाम आता है एमित्रोचेटस, दूसरा नाम आता है भद्रसार और तीसरा नाम आता है सिंहसेन। ये तीनों ही इसके उपनाम है। ये तीनों ही क्या है? उपनाम। एमित्रोचेटस इसे कहते थे यूनानी ग्रंथों में इसका नाम क्या आ रखा है? एमित्रोचेटस आ रखा है। भद्रसार वायु पुराण में आ रखा है। वायु पुराण में
बिंदुसार का नाम क्या रखा है? भद्रसार। और जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में इसे कहा गया है सिंहसेन। अगली बात इसके सामने आती है एक दिव्यदान। एक दिव्यदान नाम का एक ग्रंथ है। इस दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार, दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के काल के अंदर तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अपने इस किताब के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। उसमें बता रखा है, किताब में बता रखा है कि उस विद्रोह को सुसीम ने दबाया था, जबकि वास्तविक रूप से सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। पहले उसने विद्रोह को दबाया, लेकिन सफल न होने के कारण अशोक को बुलाया गया। उस समय अशोक उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था। तो दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ, जिसको क्रमशः सुसीम, जो बिंदुसार का बड़ा पुत्र था, और अशोक ने दबाया। दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको क्रमशः सुसीम और अशोक ने दबाया। तो पहले किसने दबाया था? सुसीम ने। लेकिन ये विद्रोह शांत नहीं हुआ, तो अशोक उस समय उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था, तो फिर अशोक को बुलाया गया। तीसरी इसके अंदर बात आती है आपके, इसके काल में राजदूत आए थे। इसके काल में आए प्रमुख राजदूत। इसके काल के दो प्रमुख राजदूतों के बारे में याद रखना है। पहला है यूनानी राजदूत। यूनानी राजदूत था, उस समय यूनानी शासक था एंटियोकस। एंटियोकस के शासन काल में एक राजदूत आया था। यूनानी शासक है एंटियोकस, उसके काल में एक राजदूत आया था जिसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। एक दूसरा शासक था मिस्र का, मिस्र शासक। इस शासक का नाम है फिलाडेल्फस या टामेली द्वितीय। मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस या टामेली द्वितीय। इसके काल में आया था डियानीसियस। इसके काल में जो राजदूत आया था उसका नाम क्या था? डियानीसियस। और यूनानी शासक एंटियोकस के काल में जो आया था वो था डायमेकस। ये डायमेकस और डियानीसियस दोनों राजदूत हैं जो किस काल के अंदर आए हैं? बिंदुसार के काल के अंदर आए हैं। बिंदुसार के काल की यही बातें थी, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले इसका नाम, इसके 3 उपनाम थे, अमित्रोचेटस, भद्रसार और सिंहसेन। अमित्रोचेटस कहते थे यूनानी लोग, भद्रसार वायु पुराण के अंदर आया हुआ है, और सिंहसेन जैन ग्रंथों के अनुसार है। एक ग्रंथ है दिव्यदान ग्रंथ। दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको क्रमशः किसने दबाया था? पहले सुसीम ने और फिर अशोक ने। सुसीम असफल रहा था। सुसीम क्या रहा था? असफल रहा। और अशोक क्या रह गया? अशोक सफल हो गया। इसके बाद में इसके काल में आए, बिंदुसार के काल में आए प्रमुख राजदूत। एक यूनानी राजदूत आया था, एक मिस्र का राजदूत आया था। यूनानी राजदूत आया था, उसका नाम था डायमेकस। उस समय यूनान के शासक का नाम था एंटियोकस। ये शासक है, ये राजदूत हैं, ये राजदूत है। और
ये यहाँ पर ये शासक है, ये दोनों शासक है। यूनानी शासक एंटियोकस था और राजदूत आया था, उसका नाम था डायमेकस। और मिस्र का शासक फिलाडेल्फस था, जिसका नाम तामेली द्वितीय भी है, और डियोनिसियस उस समय राजदूत था। ये था आपके बिंदुसार का। इसके बाद में तीसरा जो शासक बनता है वो आपके बनता है अशोक। अशोक के बारे में कुछ ग्रंथ कहते हैं कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहते थे और अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध राजा बना। तो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध राजा बना। अशोक का कल एक चैप्टर पूरा लेंगे, लेकिन आज उसका केवल काल लिख लेते हैं। तीसरा शासक बना अशोक। अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इच्छा के विरुद्ध बनता है। इसका पूरा एक अलग से वीडियो कल बनाएंगे। लेते हैं नंबर 4 पर जो अंतिम शासक था बृहद्रथ। ये मौर्य का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ लिया जाए तो बृहद्रथ था। ये 184 ईसा पूर्व के अंदर बना था। अब देखिए बृहद्रथ 184 ईसा पूर्व में दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात है मौर्य वंश का अंतिम शासक। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या इसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या किसने की? इसके ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने हत्या की और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक के काल के बारे में अपन कल पूरा पढ़ेंगे। कल एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित रहे छात्रों को भी फायदा मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।